Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. I am Zishan Lagari and we are going to talk about lecture number 1 from biology book, and that lecture will be from chapter number 2. So today our topic of discussion is introduction to biochemistry. Now what is biochemistry? इसको हम समझेंगे examples and diagrams के साथ। जैसा कि हम जानते हैं बायो मीन लाइफ होगा और केमिस्ट्री से मुराद वो केमिकल एलिमेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। जैसे कि आपके सामने एक सेल की डायग्राम है। सेल क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ है, जिंदगी की बुनियादी इकाई है। तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है। इसके गिर्द ये सेल मेम्ब्रेन मौजूद है और सेल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये लिपिड बाई लेयर मौजूद है। यानी सेल मेम्ब्रेन किस पर कंसिस्ट करती है? लिपिड बाई लेयर पर, जिसको हम कह सकते हैं दैट इज फॉस्फोलिपिड बाई लेयर। अगर हम इसमें एक फॉस्फोलिपिड को देखें तो उसमें हम इसकी केमिकल कंपोजिशन को देख सकते हैं कि कैसे ये लिविंग सेल इन केमिकल एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करता है। जैसे यहाँ पर फॉस्फेट है और कार्बन और हाइड्रोजन से बनी हुई टेल, और यहाँ पर भी ये केमिकल एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन आप देख सकते हैं। यहाँ तक तो हमने केमिकल एलिमेंट्स के हवाले से बात की कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो अगर हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो उनमें केमिकल रिएक्शंस कौन से हो रहे हैं और उनकी केमिकल कंपोजिशन कौन सी है, तो इन सब चीज़ों को हम बायोकेमिस्ट्री में डील करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जब हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एटम्स के मिलने से बनते हैं। अब एटम क्या है? किसी भी मादे का सबसे छोटा हिस्सा, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर, यानी किसी मादे का सबसे छोटा हिस्सा एटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, फॉर एग्जाम्पल वुड है, रॉक है, सॉइल है। उन सब का अगर सबसे छोटा हिस्सा देखें तो वो क्या होगा? एटम होगा। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी उनके अजसाम का सबसे छोटा हिस्सा एटम होगा। तो उस एटम को हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं वो हाइड्रोजन एटम है या फिर ऑक्सीजन एटम है। जब ये एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। इसके मिलने से जो मॉलिक्यूल बना है वो क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल है। यानी जब एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। और अगर हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स जो एटम के मिलने से बने हैं वो मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जैसे कि हम अगेन यहाँ से देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लिपिड्स भी मौजूद हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोटीन्स भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं और उनमें फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड भी मौजूद है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि एक तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो मॉलिक्यूल्स जो कि एटम के मिलने से बने, और वो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन एटम मिले तो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और इसी तरह से अगर हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हम इन मॉलिक्यूल्स के केमिकल एलिमेंट्स को भी स्टडी करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले केमिकल या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। अब हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन कर लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स। यानी कि बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम किस चीज़ के साथ डील करते हैं? स्टडी के साथ किसकी? केमिकल कंपोनेंट्स की। यानी कि हम केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस को भी स्टडी करते हैं। इन रिएक्शंस में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की एग्जांपल हम क्योट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी अहमियत को समझ लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, अहमियत क्या है बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करने की? द बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज हेल्पफुल। बुनियादी जो इल्म है बायोकेमिस्ट्री का वो मददगार होता है इन अंडरस्टैंडिंग, समझने में किसको? एनाटॉमी को। एनाटॉमी क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड फिजियोलॉजी। और ये नॉलेज हमें हेल्पफुल होता है
उन जानदारों की फिजियोलॉजी को समझने में। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? फंक्शनिंग किसकी? ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज ऑल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमने अभी देखा कि तमाम जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद केमिकल्स थे जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मुनज़्ज़म कर रहे थे या फिर बना रहे थे। अगेन हम देखेंगे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये एग्जांपल्स हैं किसकी? बायोकेमिस्ट्री की, जिनमें हम इन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हमें यह समझना होगा कि तमाम जिंदा चीजें, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। तमाम जिंदा चीजें ऑलमोस्ट दो तरह के कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नंबर 2 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ कार्बन एंड हाइड्रोजन। याद रखना है आपने कि कार्बन और हाइड्रोजन ये किसी जगह पर एक साथ मौजूद हैं, किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर एक साथ मौजूद हैं, तो वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस कहलाएगा ऑर्गेनिक। अगर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हैं। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल में हमने नोट किया कार्बोहाइड्रेट्स को, जिनमें कार्बन है और हाइड्रोजन भी एक जगह पर मौजूद है। और इसी तरह से हमने एग्जांपल में देखा लिपिड्स को कि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। और न्यूक्लिक एसिड में इसी तरह से कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होंगे। तो जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स देखा, प्रोटीन्स देखा, लिपिड्स देखा और न्यूक्लिक एसिड। इसके बाद हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट टुगेदर, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होंगे जिन कंपाउंड्स में, उनको हम कहेंगे दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आपके सामने है वाटर का मॉलिक्यूल, हमने देखा था कि जिसमें एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी एक कार्बन 2 ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा, और अमोनिया भी इसी तरह से। तो इन तीनों को हम देख रहे हैं। यहाँ पर मीथेन है, उसमें भी आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो कंपैरिजन के तौर पे हम मीथेन को सामने रख सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन तो है लेकिन इसके साथ कार्बन का एलिमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल वाटर में। और कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन का एटम मौजूद नहीं है। तो जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं है तो ये एलिमेंट्स, ये कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये मीथेन का मॉलिक्यूल जो है ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को। इसके बाद हम स्टडी करेंगे मेटाबॉलिज्म के हवाले से कि मेटाबॉलिज्म क्या है। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सीजलेस। सीजलेस का मतलब होगा बिना रुके। फिर से पढ़ूंगा मैं इसको। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज। जो जिंदगी है जानदार की वो किस पर मुनहसिर है? डिपेंड करती है ना रुकने वाली सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज के ऊपर, जो कहाँ हो रही होती हैं? उसके सेल में। और वो सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज की हम एग्जांपल देखेंगे कि कौन सी ऐसी केमिकल एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनिज्म की लाइफ डिपेंड करती है। इसको हम डिफाइन कर लेते हैं पहले। ऑल केमिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस विद इन ए सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तमाम केमिकल एक्टिविटीज जो कि सेल में हो रही हैं उनको हम मिलाकर क्या कहेंगे कि वो क्या है? मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। और मेटाबॉलिज्म 2 तरह का होगा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इनको हम समझेंगे। द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू टेक सम केमिकल्स फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट
and use them to make chemicals of its living matter। अब यहाँ पर बात बताई जा रही है कि जो बका है, सर्वाइवल है जानदार की, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? उसकी सलाहियत के ऊपर कि वो कुछ केमिकल्स को एनवायरनमेंट से हासिल करे और उसको यूज़ करे वो केमिकल्स बनाने के लिए जो उसके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, केमिकल्स ऑफ इट्स लिविंग मैटर। मेटाबॉलिज्म की भी और इस पैराग्राफ की भी एक्सप्लेनेशन हम एक डायग्राम से देखेंगे। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की डायग्राम है। प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है कि एनवायरनमेंट से कुछ केमिकल्स जो है वो टेक कर रहा है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उन केमिकल्स को कन्वर्ट कर रहा है किसके अंदर? शुगर के अंदर। और ये केमिकल्स क्या हैं? जो कि इसके जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। ये इसको एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और इसको अपने टिश्यूज़ का हिस्सा भी बना सकता है, और बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज किया जा रहा है बाय द प्लांट। तो हमने देखा कि लाइफ जो है जानदार की, वो डिपेंड करती है बिना रुके ना रुकने वाली केमिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर जो उसके सेल में हो रही होती हैं, और इन तमाम केमिकल एक्टिविटीज़ को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अभी हमने फोटोसिंथेसिस को देखा, तो मेटाबॉलिज्म की टाइप में जो फोटोसिंथेसिस है वो एनाबॉलिज्म कहलाएगी, क्योंकि उनमें सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस को टेक किया जा रहा है एनवायरनमेंट से और उनसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बनाई जा रही है। और इसी तरह से हमने देखा कि जानदार की बका जो है वो इसी चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसकी सलाहियत हो, जैसे प्लांट की थी, कि वो टेक करे कुछ केमिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस को हासिल करे अपने एनवायरनमेंट से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट ने टेक किया था एनवायरनमेंट से, और उनको यूज़ किया था वो केमिकल्स बनाने के लिए जो क्या थे? उसके लिविंग मैटर का हिस्सा थे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बनाई थी। और ये केमिकल एक्टिविटीज़ किसका हिस्सा है? मेटाबॉलिज्म का। यहाँ से हम देख लेते हैं कि देयरफॉर द सेल ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली टेकिंग इन न्यू सब्सटेंसेस। जानदार का जो सेल है वो मुसलसल नए सब्सटेंसेस को अपने अंदर टेक कर रहा है, एनवायरनमेंट से हासिल कर रहा है और चेंज कर रहा है उनको केमिकली मुख्तलिफ तरीक़ों से। क्या बनाने के लिए? नए सेलुलर मटेरियल्स को बनाने के लिए या फिर उनसे एनर्जी हासिल करने के लिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इंक्लूड बोथ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस, याद रखना है आपने, सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कि सादा तरीन मादे जो होंगे वो पेचीदा मादों को या पेचीदा सब्सटेंसेस को बनाएंगे। इसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी ज़रूरी होती है और इसकी एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। अगेन हम देख सकते हैं यहाँ से कि फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है, तो इस प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? सनलाइट। और इसमें क्या होगा? सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये मिलेंगे और क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाएंगे। सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। तो इसको हम एनाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे और ये किसकी टाइप है? मेटाबॉलिज्म की टाइप है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, दोज रिएक्शंस इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर। पहले सिंपलर से कॉम्प्लेक्स बन रहे थे, अब कॉम्प्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इनको हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस के अंदर एनर्जी रिलीज होगी और इसकी एग्जांपल्स में क्या है? डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन। यहाँ से हम देख सकते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है जिसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हम वाज़े देख सकते हैं ग्लूकोज कहाँ से इनटेक हो रही है ह्यूमंस के अंदर? फूड के ज़रिए। तो वो ग्लूकोज कहाँ पर जाएगी? सेल में, और सेल के अंदर इस ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होगी और इससे बनाए जाएंगे सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। तो ग्लूकोज फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, उसकी ब्रेक डाउन से सेलुलर रेस्पिरेशन के नतीजे में सिंपल सब्सटेंसेस बनाए गए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये एग्जांपल किसकी है? कैटाबॉलिज्म की।
कि जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को तोड़कर सिंपल सब्सटेंसेस बनाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटा किसमें, सिंपलर वंस के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और इस प्रोसीजर के अंदर एनर्जी रिलीज हुई, और इसकी एग्जांपल हमने देखा रेस्पिरेशन हो सकती है। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस गो साइड बाय साइड, या फिर अकॉर्डिंग टू बुक गो हैंड इन हैंड। मतलब सेम है दोनों बातों का कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शंस साथ साथ होते हैं। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। इन विच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर वंस के अंदर या सिंपलर वन मॉलिक्यूल के अंदर तोड़ा जाए, और उसके बाद क्या होगा, विच आर रीयूज्ड, और वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है टू फॉर्म न्यू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, नए पेचीदा मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इसकी एग्जांपल क्या है, इंटर कन्वर्शन हो रही है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की एंड लिपिड्स की, दैट अक्कर कंटिन्यूअसली इन लिविंग सेल, जो सेल में मुसलसल हो रही है लिविंग सेल के अंदर। इसको हम कहते हैं दीज आर कोऑर्डिनेटेड कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक एक्टिविटीज। अब हम इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं कि जैसे यहाँ पर पौधे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके नतीजे में अपने लिए शुगर बना रहे हैं। लेकिन नाइट टाइम में क्या होगा कि नाइट टाइम में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और डे टाइम के अंदर यहाँ पर शुगर बनती हुई दिखाई जा रही है, और जो डे टाइम में बनी हुई शुगर थी उसको पौधे फिर अपने लिए एनर्जी का जरिया भी बनाएंगे, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करेंगे जो दिन को उन्होंने शुगर बनाई है, और ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी निकालेंगे, यानी कि कैटाबॉलिज्म करेंगे। यहाँ पर शुगर की फॉर्मेशन एनाबॉलिज्म हो रहा था डे टाइम में, नाइट टाइम में उसी शुगर को ब्रेक डाउन करके एनर्जी निकाली जा रही है। प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए वेरियस पर्पस के लिए एनर्जी निकाल रहा है उस शुगर को, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। तो नाइट टाइम में रेस्पिरेशन के थ्रू हम क्या कह रहे हैं कि इसमें हो रही है कैटाबॉलिज्म। इसी तरह से इंटरकन्वर्शन भी होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। तो यहाँ पर ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, फैटी एसिड्स के अंदर, फिर उसको फर्दर प्रोसेस किया जाएगा और बनाए जाएंगे उससे लिपिड्स। यहाँ से हम देख सकते हैं कि प्रोटीन है अमाइनो एसिड, या तो उससे अमाइनो ग्रुप अमोनिया यहाँ से रिमूव किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया बॉडी से बाहर थ्रू यूराइन, या फिर उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, कीटो एसिड के अंदर, और फिर उसको शामिल किया जा रहा है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, या तो उससे एनर्जी निकाली जाए या फर्दर दूसरे कंपाउंड्स बनाए जाएं। यहाँ से ग्लूकोज था, ग्लूकोज एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, उसको फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है, फैटी एसिड्स को एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, जो कि ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है किसका, ग्लूकोज का। तो इस तरह से इन कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है ताकि उनसे न्यू मटेरियल्स बनाए जाएं या फिर उनसे एनर्जी निकाली जाए। ये आपस में एक दूसरे के साथ तब्दील होते रहते हैं। होपफुली आपको यहाँ पर कुछ बातें समझ आई होंगी। आपने इस लेक्चर में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिनमें आपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, और आपने डिफाइन करना है किसको, बायोकेमिस्ट्री को, और आपने डिफरेंस बताना है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद आपने बताना है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, और इसी तरह से मेटाबॉलिज्म की टाइप्स, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में क्या फ़र्क है, इनकी भी आपने एग्जाम्पल लाजमी शो करनी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।